Welcome back friends, this is Mansi Goswami from the Bioscience Arena. So in today's video हम डिस्कस करने वाले हैं IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी के कुछ PYQs जो लास्ट ईयर आ चुके हैं 2020 से लेके 2015 तक जो भी सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा कि किस तरीके के क्वेश्चंस IIT जैम में सेल बायोलॉजी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें मेन टॉपिक्स क्या है या हम बोले क्या सिलेबस है जो जनरली पूछा जाता है IIT जैम में, तो these are the topics which is necessary for IIT जैम बायोटेक्नोलॉजी 2022। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैक्टीरियल फ्लैजिला से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। जो तो प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मोस्टली बैक्टीरियाज में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला इज लाइक अ टेल जो कि सेल को, बैक्टीरियल सेल को या बैक्टीरिया को मूव कराने में मदद करता है। अभी डायग्राम के थ्रू में आपको दिखाऊंगी। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला, तो बैक्टीरिया को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि फर्स्ट वन है मोनोट्राइकस, पेरिट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड द लास्ट वन इज एम्फीट्राइकस। तो ये क्या है, इनको हमें मैच करना है ग्रुप सेकंड में जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मोनोट्राइकस जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स सिंगल, यानी कि अगर सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के एक ही पोल पर, जैसे ये हमारा बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के एक ही पोल पर अगर फ्लैजिला हमारा प्रेजेंट है, देन इट विल बी नोन एज मोनोट्राइकस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, अ सिंगल पोलर फ्लैजिलम। अब उसके बाद है पेरिट्राइकस। तो पेरिट्राइकस आर दोज बैक्टीरिया जिसमें जो फ्लैजिला होता है सेल सरफेस पे सभी जगह प्रेजेंट होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, पेरिट्राइकस पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लैजिला इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सेल। नेक्स्ट वन इज लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस आर दोज बैक्टीरिया जिसमें जो फ्लैजिला होता है वो एक ही पोल पर प्रेजेंट होता है लेकिन एक से ज्यादा फ्लैजिला होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि 2 और मोर फ्लैजिला एट वन पोल ऑफ द। लास्ट हमारा है एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। तो एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया वो होते हैं जिसमें जो फ्लैजिला होता है एक इधर होगा प्रेजेंट और एक अपोजिट पोल पे प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा जो लास्ट बचता है यानी कि फर्स्ट होगा। तो इस तरीके से ये होगा और इसका हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस आर दिस एंड लोफोट्राइकस और पेरिट्राइकस दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम तो ये हमारा सेल जंक्शन से रिलेटेड है। सेल जंक्शन और सेल सिग्नलिंग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेल बायोलॉजी में, जो कि जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। IIT जैम में ही नहीं, गेट बी का या CU सेट का या किसी भी BHU का एग्जाम देते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, तो पहला हमारा दिया हुआ है एडेंट जंक्शन। एडेंट जंक्शन क्या होते हैं, दोज जंक्शन विच जॉइन एन एक्टिन बंडल इन वन सेल to a similar bundle in a neighboring cell। अब हम दूसरा बात करें तो इसका ऑप्शन क्या होगा, एक्टिन बंडल, यानी कि फर्स्ट का P इसका ऑप्शन होगा। देन उसके बाद है डेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम क्या होता है, डेस्मोसोम जंक्शंस हम बोलते हैं जो कि चैनल बनाते हैं जनरली। तो पहले का P ऑप्शन, तो फर्स्ट का P ये वाला तो ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, Q B भी नहीं होगा। इसमें हमें यहाँ पर ही ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आगे भी और पढ़ लेते हैं। सेकंड का Q यानी कि डेस्मोसोम जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट इन द नेबरिंग सेल। देन हम बात करें टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन बाद बोला है टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन जो होते हैं ये सील करते हैं नेबरिंग सेल के साथ, यानी कि थर्ड का R होगा। अब उसके बाद हम बात करें जो गैप जंक्शन होता है, ये डिफ्यूजन को अलाउ करता है ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। तो ये हमारे करेक्ट ऑप्शंस होंगे और इसका मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया, आई होप आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है,
द सेल ऑर्गेनल वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो कि कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव आयन को स्टोर करने का वर्क करता है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सभी का हमें फंक्शन और स्ट्रक्चर काफी अच्छे से पता होना चाहिए, उनका क्या मेन फंक्शन होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है। उससे पहले मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है जहां पर हमें सेल ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। तो अगर आप इनको पढ़ लेंगे काफी आपको बेनिफिशियल होगा। इसी के बाद अब हम नेक्स्ट बात करें द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है, सेल डिवीजन हमारे दो तरह के होते हैं आपको पता हो तो, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस हमारा सोमेटिक सेल्स में होता है, मियोसिस हमारा गैमेटिक सेल्स में होता है, दैट मीन्स ओवम और स्पर्म में हमारा क्या होता है, मियोसिस होता है। रिडक्शन प्रोसेस हम किसको बोलते हैं, मियोसिस को बोलते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। दैट मीन्स जो हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं तो माइटोसिस में 46 के 46 ही ट्रांसफर होते हैं डॉटर सेल में। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, यानी कि 23 ही ट्रांसफर होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो माइटोसिस हमारा प्रोसेस होता है सेल डिवाइड होने के लिए, तो वो भी एक फेज टू फेज स्टेजेस में होता है। तो सबसे पहले कौन सी स्टेज होती है, देन उसके बाद नेक्स्ट कौन सी होती है, ये हमें बताना है। तो मैंने जो माइटोसिस के ये स्टेजेस याद की हुई है वो उसका मैंने पी मैट बनाया हुआ है, यानी कि पी एम ए एंड टी। पी मैट यानी कि पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज एंड टी फॉर टिलोफेज। तो इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है। आई होप आप इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसमें हम अगर देखें तो प्रोफेज पी, मेटाफेज ए, एनाफेज एंड टिलोफेज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं समझने के लिए इस टॉपिक का। तो क्या है सेल साइकिल, क्या होती है सेल साइकिल में, क्या होता है हमारा सेल रेगुलेट होती है, डिवीजन होता है, ये सभी हम सेल साइकिल में पढ़ते हुए आते हैं। तो सेल साइकिल में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले जीवन फेज होती है। जीवन फेज में क्या होता है, हमारा सेल ग्रो होता है, जो भी हमें चीजें चाहिए होती है सेल डिवाइड होने के लिए वो उन सब की प्रिपरेशन होती है। देन उसके बाद आता है एस फेज। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेज में क्या प्रोसेस होती है। तो एस फेज में मेन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जैसे अगर सेल होती है वो जाती है G2 फेज में, जहां पर माइटोसिस के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही होती, तैयारियां चल रही होती कि अब हमारी जो सेल है उसमें सब काम हो गया है, और प्रिपेयर होने के बाद फिर उस सेल का सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन में भी कौन कौन से फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टिलोफेज। दीज आर द फेजेस। तो जनरली हमसे ये भी पूछ लिया जाता है किस कंडीशन में या किस फेज में क्या इवेंट होते हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है, जनरली जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और हमें विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। जो क्रोमेटेड की फॉर्म में पड़े हुए होते हैं क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं, कंडेंस यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो होती हैं हमारी वो इमर्ज हो जाती है सेंट्रोमियर के पास। देन न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी हमारा डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद प्रोफेज के बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रो मेटाफेज, यानी कि मेटाफेज से पहले का स्टेज और प्रोफेज से बाद का स्टेज, तो उसको हम बोलते हैं प्रो मेटाफेज। इस केस में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है उसकी कंडेंसिंग चल रही होती है। देन काइनेटोकोर्स जो होते हैं वो हमें अपीयर होने शुरू हो जाते हैं सेंट्रोमियर पे। देन उसके बाद माइटोटिक स्पिंडल्स जो होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से, जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो सेंट्रोसोम होते हैं वो मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जो सेंट्रोमियर होते हैं वो सेल के अपोजिट पोल में, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, अपोजिट पोल में आने शुरू हो जाते हैं। ये हमारे सेंट्रोमियर है, सेल के अपोजिट पोल में आ जाते हैं। जो हमारा सेल न्यूक्लियस है ये पूरा हमारा डिसअपेयर हो गया है, और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये डबल हो जाते हैं, और ये हमारे क्रोमोसोम है। अब उसके बाद क्या होगा, मेटाफेज आती है। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाते हैं, यानी कि सेल के बीचों बीच में एक लीनियर फॉर्म में
आ जाते हैं। तो माइटोटिक स्पिंडल्स इज फुल्ली डेवलप, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं हमारे, ये ब्लू ब्लू आपको रेज दिख रही है, ये हमारे अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद जो सेंट्रोसोम होता है आर एट अपोजिट पोल पे आ जाते हैं हमारे सेंट्रोसोम। उसके बाद क्रोमोसोम्स जो होते हैं लाइंड अप एक मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, जहां पर ये आकर अटैच हो जाते हैं। देन ईच सिस्टर क्रोमेटिड इज अटैच टू ए स्पिंडल फाइबर, जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है वो स्पिंडल फाइबर से जाकर अटैच हो जाती है। ये बीच में ये जो हमें डॉटेड फॉर्म दिख रही है, इससे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाती है। देन नेक्स्ट फेज क्या होती है हमारी, एनाफेज होती है। एनाफेज में क्रोमेटिड, जिसको हम अब क्रोमोसोम बोलते हैं, आर पुल टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ इस तरीके से ये चले जाते हैं। नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर लेंथन एंड इलोंगेटिंग द सेल। अब उसके बाद एनाफेज के बाद आता है हमारा पीमेट यानी कि टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अपने अराइव हो जाते हैं, अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये दोबारा से रिक्रिएट होना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियोलस भी बनना शुरू हो जाता है। और माइटोटिक स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, जो इनका काम था इनको खींच के अपनी तरफ लाने का, वो इनका काम हो चुका है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात साइटोकाइंस के बारे में। तो ये क्या होता है साइटोकाइंस, इसमें हमारे सेल अच्छे से बन चुके हैं, 2 न्यूक्लियस हो गए हैं, इसमें सब चीज हो गया, लेकिन अब इन सेल का अलग होना भी तो जरूरी है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइंस। क्लीवेज ऑफ फ्यूरो, एक फ्यूरो बनता है इस तरीके से, और उसके बाद ये जो एक सेल है वो 2 डॉटर सेल में अलग सेपरेट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा माइटोसिस डिवीजन चलता है। पूरा आपका रिवाइज भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें उससे पहले एक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप खुद पढ़ें। एनाफेज में क्या होता है, 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और करने की कोशिश करें, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज अनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो हमारे कुछ ऐसे ऑर्गेनल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रोसोम और राइबोसोम्स है, कि कुछ तो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ डबल मेम्ब्रेन में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगर हम इस देखें, मैंने ये छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं वो इसमें दिए हुए हैं, और डबल मेम्ब्रेन हमारे कौन से होते हैं, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो आई होप आपको ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड ही दिया हुआ है, जिसमें कि आपको सेल ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट मैचिंग आपको करनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या काम होता है, तो जैसे कि हमें पता है न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है, यानी कि आरएनए सिंथेसिस का काम होता है। तो पी का 4 यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से होगा, ऑप्शन सी और डी हमारे यहाँ पर ही गायब हो जाते हैं। देन स्फेरोसोम, स्फेरोसोम का क्या काम होता है, ये हमारा लिपिड को स्टोर करने का काम करता है, यानी कि क्यू का 1। तो क्यू का 1 इज दिस, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। पेरोक्सिसोम का क्या काम होता है, पेरोक्सिसोम हमारा फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एंड देन लास्ट वन इज प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा का क्या काम होता है, ये मैक्रोमोलिक्यूल को ट्रांसफर कराने का काम करता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर और भी सेल ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं, उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, तो आप इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। देन हम बात करें, ये कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, डिस्कवरीज दी हुई हैं, और ये साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, किस ईयर में उन्होंने क्या डिस्कवर किया था। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कोई भी चीज है उसको किसने डिस्कवर किया या किस ईयर में किया, लेकिन साइंटिस्ट के नाम याद रखनी तो बहुत जरूरी है। तो आप एक बार इन टेबल को पढ़ लेंगे, जैसे तो ये टेबल आप एक बार इनको रिकैप कर लेना। तो यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफी चीजें या थोड़ी ही चीजें भी अगर आपको कुछ बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी ही और वीडियोस के लिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, द बायसाइंस एरिना के नाम से हमारा वहां पर चैनल है, और जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।